क्योंकि गवर्नमेंट तो बोल रही है पिछले एक साल में 2-3% ही इन्फ्लेशन रहा है, लेकिन हमारी आप कोई भी चीज़ देखिए, क्या बच्चों की फीस 1-2% ही बढ़ी है? बच्चों की फीस तो तकरीबन 10-12% बढ़ गई है। काफी। ओला उबर के किराए बढ़ गए, घर का किराया बढ़ गया। मतलब हम सेविंग कर रहे होते हैं पर तरीका ही गलत होता है। बिल्कुल। आप सेव कर रहे हो, आपकी पे आ रही है, सैलरी आ रही है और वो बैंक में है। आपका जो सेविंग है वो तो बढ़ रहा है 4% पे। दुनिया की महंगाई या मार्केट की महंगाई तो रुकती नहीं है। Finvision. Yes, decision. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिनविजन के एक और नए वीडियो में। कुछ लोग सोचते हैं कि 30 की उम्र हो गई है, अब लेट हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए। क्या सच में दोस्तों देर हो गई है या अभी भी करोड़पति बन सकते हैं? तो इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल संदीप नेलवार, जो कि आर्मी वेटरन भी है और फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी। जय हिंद सर, वेलकम टू दी शो। जय हिंद अमिता। यस, अगर 20s में स्टार्ट किया होता तो अच्छा होता, लेकिन 30s में थोड़ा लेट हो गए हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि ट्रेन छूट गई है। थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन बाजी अभी भी पलटी जा सकती है। बिल्कुल सर। आइए डिस्कस करते हैं कि आप 30s में होते हुए भी अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके कैसे अपनी पूंजी बना सकते हैं, कैसे जल्दी रिटायर हो सकते हैं और कैसे करोड़पति बन सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सर, सबसे पहला सवाल है कि लोग 10 से 12 साल सेविंग करते रहते हैं पर फिर भी सब्सटेंशियल वेल्थ नहीं मिलती है, ऐसा क्यों होता है? बहुत अच्छा सवाल है। एंड ये सबसे बड़ी जो हमारी समझ में कमी होती है वो ये होती है कि ज़्यादातर लोग सेविंग को इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं, लेकिन सेविंग एक बीज की तरह होती है या सीड की तरह होती है। अगर सीड को आप जब तक उनको अच्छे से खेत में फील्ड में नहीं डालोगे, उसको पानी नहीं दोगे, वो तो कैसे बढ़ेगा? उसको आप अलमीरा में करके रख दो, किसी भी सीड को, कितना भी अच्छा सीड हो, क्या वो कहीं बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। तो सेविंग से अकेले कुछ नहीं होता है और यही लोग ज़्यादातर गलती उठाते हैं। तो एक्चुअली आपने सेविंग्स को हैव टू बी पुट टू ग्रोथ टू मेक मनी। तो अपनी सेविंग्स को, जैसे ही आपने सेविंग स्टार्ट किए, आप कुछ काम करने लगे, इनकम आने लगी, तो आपकी सेविंग्स हो रही है। तो उस सेविंग्स को ग्रोथ में डालिए तो वो इन्वेस्टमेंट होता है। और जो धीरे धीरे जब आप इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो आपकी पूंजी बढ़ती चली जाती है और अपने आप टारगेट की तरफ आपका इन्वेस्टमेंट जाने लगता है। मतलब हम सेविंग कर रहे होते हैं पर तरीका ही गलत होता है। बिल्कुल। आप सेव कर रहे हो, आपकी पे आ रही है, सैलरी आ रही है और वो बैंक में है। बैंक में वो जो बच गया वो आपका पड़ा हुआ है, तो वो बैंक में तो आपको 3-4% का इंटरेस्ट मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि उसको स्वीप इन एफडी में डाल देते हैं कि जो आप है आपको 5 से 6% इंटरेस्ट मिलता रहता है। लेकिन इसको अगर आप देखो, हमारा नॉर्मली इकोनॉमिक इन्फ्लेशन ही आज तक 5-6% रहा है। अगर हम रिटेल का, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो इन्फ्लेशन होता है, वो तो 8% से ज़्यादा होता है। तो अगर आपका जो सेविंग है, अगर वो इन्फ्लेशन रेट से कम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आपको पूंजी बढ़ नहीं रही है, घट रही है। जहाँ पे आप 5-6% अगर इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो सेविंग अकाउंट वगैरह में या एफडीज में आता है, उसमें जब वो आपके अकाउंट में आता है, अगर आपकी टैक्सेबल है तो उसमें 30% तक टैक्स निकल जाता है, तो आपको 4% मिलता है। आपका जो सेविंग है वो तो बढ़ रहा है 4% पे। दुनिया की महंगाई या मार्केट की महंगाई तो रुकती नहीं है। आपका जो भी आप उस चीज़ से खरीदने वाले थे या प्लान किया था, वो तो 8-10% पे बढ़ती रहेगी। तो आपका आज के दिन 100 रुपये हैं, साल भर में 104-105 होंगे। लेकिन जो चीज़ आपने खरीदनी थी अगले साल, वो तो 100 रुपये से 110 हो जाएगी, तो आपके 5 रुपये और कम हो जाएंगे। तो ये जो आपके सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट कराने के लिए आपने इन्फ्लेशन को बीट करना होता है या कम से कम मैच करना होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपने समझनी है अगर अपनी वेल्थ ग्रो करना है। सर, इसका मतलब है कि अपनी वेल्थ क्रिएशन का सबसे पहला एक्शन अपने मनी को सही रेस में लगा देना है। बिल्कुल। देखो, आपका पैसा रुक सकता है, अगर आप रखा हुआ है तो वो रखा हुआ है, लेकिन दुनिया की महंगाई तो रुकती नहीं है, वो तो चलती रहती है। तो आपने कम से कम उस रेस को तो पकड़ना है कि महंगाई की रेस से तो थोड़ा आगे रहने की कोशिश करोगे तो ही आगे बढ़ोगे, नहीं तो पीछे रहते चलोगे। सर, आपने पहले भी इन्फ्लेशन के बारे में बताया है, लेकिन 30 से 35 एज के लोगों को इतना ये क्रिटिकल क्यों लगता है? देखो, 30 से 35 की एज है, वो आप अभी
लाइफ के मिडिल में भी नहीं आए हो, क्योंकि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो 90 के आसपास हम जो हेल्दी लोग हैं, स्पेशली फौजी जो डिसिप्लिन होते हैं, इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 69-70 है, एंड फौजियों के लिए तो ये एक्चुअली 85 to 90 है, तो अभी तो 1/3 में आए हो। तो अगर आपके इन्वेस्टमेंट आज रुक गए, और इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट और बड़ा ही ईजी है और सबको समझना भी चाहिए। अगर आपके इन्वेस्टमेंट रुक गए या ग्रोथ रुक गई इन्वेस्टमेंट में, लेकिन दुनिया की महंगाई तो नहीं रुकने वाली, वो तो एक मूविंग टारगेट की तरह होती है, वो तो चलती चली जाएगी। आप चाहे कितनी भी स्पीड पे चल रहे हैं, उसको आपसे कोई लेना देना नहीं है, वो तो महंगाई तो बढ़ती चली जाती है। तो अगर आपके इन्वेस्टमेंट रुक गए और इन्फ्लेशन बढ़ती चली गई, तो वो गैप बढ़ता चला जाता है। तो आप इंश्योर करें कि आपके जो इन्वेस्टमेंट हैं वो कम से कम इन्फ्लेशन को मैच तो कर रहे हैं, तभी आप जिस चीज़ के लिए पैसा आज इकट्ठा किया है, जोड़ा है, तभी आप उस चीज़ को फ्यूचर में आप खरीद पाएंगे। नहीं तो गैप बढ़ता चला जाएगा और आप नीचे की तरफ चलते जाएंगे। जैसे इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। आज के दिन मान लो आप 10 लाख की कोई कार खरीदना चाहते हो, 30-35 में हो, अगर वो कार का इन्फ्लेशन 7-8% भी बढ़ रहा है, तो 8% का अगर हम लेके चले, तो 8% का मतलब होता है 72/8, मतलब कि 9 साल में उस कार का प्राइस डबल हो जाएगा। 18 में वो 4 गुना हो जाएगा। मान लीजिए आप 30 के हैं, 48-50 में आप कार खरीदना चाहते हैं, तो 10 लाख की कार 40 लाख से ऊपर की आएगी। अगर आपकी ये पूंजी जो 10 लाख है आपने इकट्ठी की आज, अगर वो उस रेट पे नहीं बढ़ी, तो आपने उतना गैप बढ़ जाएगा, तो आपने दाएं बाएं से और पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे, तभी आप कार ले पाओगे उस स्टैंडर्ड की, उस प्राइस की, नहीं तो आपने कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो इसलिए आपकी अभी लाइफ लंबी है, तो इन्फ्लेशन लंबा इफेक्ट करेगा उसका। अगर वो थोड़ा भी गैप हुआ, तो गैप बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसलिए इन्फ्लेशन को समझना जरूरी है, और अपने इन्वेस्टमेंट को ऐसी जगह मोबिलाइज करना है कि वो इन्फ्लेशन को बीट करे। इन ए वे आपकी ग्रोथ तभी होती है अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ है माइनस टैक्सेस, रेट ऑफ ग्रोथ माइनस जो भी उससे एप्लीकेबल टैक्स है, शुड बी इक्वल टू और हायर देन इन्फ्लेशन। एंड इन्फ्लेशन में ये इन्फ्लेशन वो इकोनॉमिक इन्फ्लेशन नहीं है जो आरबीआई या गवर्नमेंट में आता है कि भाई इतना इन्फ्लेशन है। आपको रिटेल इन्फ्लेशन, क्योंकि गवर्नमेंट तो बोल रही है पिछले 1 साल में 2-3% ही इन्फ्लेशन रहा है, लेकिन हमारी आप कोई भी चीज देखिए, क्या बच्चों की फीस 1-2% ही बढ़ी है? बच्चों की फीस तो तकरीबन 10-12% बढ़ गई है। ओला उबर के किराए बढ़ गए, घर का किराया बढ़ गया, 5 से 10% तो बढ़ता है। तो आपने उसको बीट करना है, ना कि इकोनॉमिक इन्फ्लेशन को। इसको मैं फिगर्स में आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। हमारा रिटेल इन्फ्लेशन तकरीबन 7% है। जब 7% आपका इन्फ्लेशन है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ग्रो होगी, वो ग्रो होगी, उस पर टैक्स लग रहा है। मान लो वो 10% ग्रो हो रही है, तो 10% पे 30% टैक्स लग रहा है, तो वो भी 7% आ गया, आपके हाथ में तो 7% आया, ये मैच हो गया। तो इसका मतलब अगर आपका 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हो, 10% से आपकी ग्रोथ है, तो आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, वो सेविंग ही हो रही है, और आपका धीरे धीरे पूंजी कम हो रहा है। तो अपने इन्वेस्टमेंट को ऐसी जगह डालें जहाँ पे पोस्ट टैक्स रिटर्न इन्फ्लेशन जो कि 7% है उससे ज्यादा हो। बिल्कुल, इन्फ्लेशन को बीट कर सके। करेक्ट, वही एम होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट का एक्चुअल एम वही होता है। अगर वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहा, तो वो सेविंग है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। सर, अगर डिले इतना बड़ा फैक्टर है, तो 30 से 35 साल की उम्र में तो काफी फर्क पड़ता होगा। यस, बिल्कुल। तो इसको एक समझ लेते हैं एक एग्जांपल से। मान लो अमित और राहुल 2 फ्रेंड हैं, दोनों की जॉब लगी 25 साल में। तो अमित ने तो 10,000 पर मंथ डे 1 से स्टार्ट कर दिया, और राहुल को ये रियलाइज हुआ 35 में। देखते हैं कितना अंतर पड़ता है। मान लो दोनों 60 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, 10,000 पर मंथ ही रखते हैं, तो अमित का इन्वेस्टमेंट अगर वो 12% भी बढ़ रहा है, जो मार्केट में रिटर्न्स दिए हैं म्यूचुअल फंड वगैरह ने, अगर 12% ग्रोथ पे माने, तो अमित का कॉर्पस एट द एज ऑफ 60, दैट इज आफ्टर 35 ईयर्स, विल बी अराउंड 5.5 करोड़। और राहुल जिसने 10,000 पर मंथ स्टार्ट किए, और उसने भी 25 साल इन्वेस्ट किया, 35 से लेके 60 की उम्र में, तो उसका कॉर्पस होगा कुल 1.7 करोड़। मतलब कि 10 साल उसने लेट स्टार्ट किया, और उसका तकरीबन 4 करोड़ का नुकसान हो गया। तो इतना अंतर पड़ता है। लेकिन आप बोलोगे 35 में तो मिड ट्रेन छूट गई है। मान लीजिए उनका एक तीसरा और फ्रेंड है जिसका नाम है सुमित, वो 35 में भी रियलाइज नहीं करता, वो 45 में स्टार्ट करता है। तो काफी डिले हो गया। यस, उसने काफी डिले किया। हालांकि वो इन्वेस्ट
वो भी करेगा 15 साल, 45 से लेके 60 तक। लेकिन क्या गैस करना चाहोगे उसका कॉर्पस कितना होगा? मेरे हिसाब से तो कम ही मिलना चाहिए। यस, उसका कुल कॉर्पस सेम 10,000 पर मंथ इन्वेस्टेड फॉर 15 ईयर ग्रोइंग एट 12% विल जस्ट बी 47 लाख। सो 30s की एज आप देखो 20 साल में कर लेते तो अच्छा था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में द बेस्ट डे वाज यस्टरडे। लेकिन आज भी लेट नहीं है, क्योंकि इससे लेट करोगे तो नुकसान और भी भारी होने वाला है। इट मींस कि मतलब एज भी इसमें मैटर करती है। यस, इसमें टाइम मैटर करता है, और जितना आप ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहोगे, ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करोगे, उतना आपको फायदा होगा। इसका मतलब कि 1.7 करोड़ मतलब कि 10 साल में 4 करोड़ का नुकसान। बिल्कुल। हाँ जी। इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी बोला गया है। एक एक दिन का असर पड़ता है, जितना लंबा आपका इन्वेस्टमेंट होगा उतना अच्छा होगा। और यहीं पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है उस पर भी मैं स्ट्रेस डाल देता हूँ। ये फॉर्मूला बोलता है योर अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू ब्रैकेट में 1 + R/100 टू द पावर t। तो इसमें क्या है, देखो अमाउंट आपका तब बढ़ेगा जब प्रिंसिपल ज्यादा होगा। तो प्रिंसिपल कैसे ज्यादा होगा? जल्दी स्टार्ट किया आपने, तो आप अगर छोटा छोटा पैसा भी डाल रहे हो लंबे टाइम में, तो आपका प्रिंसिपल बढ़ रहा है। तो ज्यादा ड्यूरेशन मतलब कि ज्यादा प्रिंसिपल। टी, जितना जल्दी स्टार्ट किया उतना टाइम भी आपके पास ऑब्वियसली ज्यादा दिया, तो टी भी बढ़ गया। अभी फाइट रहती है ROI की, आर की। आर आप कंसिडर करिए इक्विटीज में डालिए, क्योंकि इक्विटीज में पोटेंशियल ज्यादा है रिटर्न्स ज्यादा देने का, बिकॉज इक्विटीज हैव गॉट ए पोटेंशियल ऑफ गिविंग यू हायर रिटर्न्स। तो इन तीनों चीजों को आप इंश्योर करिए, और आप जल्दी करोड़पति ही नहीं, जल्दी रिटायर हो जाएंगे, जल्दी आप सेल्फ इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, और अपने FIRE जो कॉन्सेप्ट है उसको आप अचीव कर सकते हैं, दैट इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली। सर आपने बिल्कुल सही बताया, यहाँ पे कंपाउंडिंग का बहुत बड़ा फैक्टर है इन्वेस्टमेंट में। तो ऐसे में क्या करें? क्या राहुल जो 35 साल की उम्र का है वो क्या कैचअप नहीं कर पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इवन एट 30-35 ईयर्स, राहुल स्टार्टिंग एट 35 ईयर्स कैन ऑल्सो मैच अप विद द कॉर्पस दैट अमित इज लाइकली टू गेट एट द एज ऑफ 60। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, उसको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि लेट स्टार्ट कर रहा है। तो अपना वो SIP जो स्टार्ट कर रहा है वो 10,000 पर मंथ ना करे, उसकी जगह 34,000 पर मंथ करे, तो वो सेम कॉर्पस 5 करोड़ का कॉर्पस उसका भी हो जाएगा इन नेक्स्ट 25 ईयर्स। लेकिन आपके खर्चे इस उम्र में ज्यादा हैं तो चिंता की बात नहीं, उसके लिए दूसरा तरीका है। अगर आपके खर्चे मैनेज नहीं हो पा रहे 34,000 पर मंथ देने के लिए, तो उसका दूसरा तरीका ये है कि आप 10,000 से ही स्टार्ट करो पहले साल, और लेकिन आपके हर साल पे इंक्रीमेंट होता है, इनकम बढ़ती है, तो अपनी सेविंग्स को भी बढ़ाओ, अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओ। तो अगर राहुल 10,000 से स्टार्ट करता है और हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को 12 से 13% बढ़ा सकता है, तो वो भी 60 की एज तक अमित वाले कॉर्पस पे पहुंच जाएगा। उसका भी कॉर्पस 5 करोड़ तक का हो सकता है। तो ये 2 तरीके हैं, सिंपल तरीके हैं। स्टार्ट तो करना पड़ेगा, और क्योंकि आप लेट स्टार्ट कर रहे हो तो थोड़े तो ज्यादा मेहनत करनी ही पड़ेगी, माननी पड़ेगी। बिल्कुल। तो सर अगर इन चीजों को हम कंसिडर करें तो 30 से 35 एज के लोगों को कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे इस वेल्थ को बढ़ाने के लिए? आप चाहे किसी भी क्लास से हैं, लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है या अपर क्लास है, आपके पास 30 से 35 की एज में 3 बकेट होती है। एक बकेट होती है कि जो आपने अभी तक कुछ काम किया है तो उसमें कुछ कमाया होगा, कुछ बचाया होगा, यह है पास्ट बकेट जो ऑलरेडी अवेलेबल है। एक है आज के दिन भी आप कुछ तो सेव कर रहे हैं, एक वो दूसरी बकेट है। और एक है अभी आपके जो वर्किंग लाइफ 25 से 30 साल बची हुई है, वो फ्यूचर इनकम है। ये 3 बकेट है आपके पास। इन तीनों बकेट से ही आपने अपनी पूंजी बनानी है, अपना कॉर्पस बनाना है, जो आपको रिटायरमेंट या उसके बाद में काम आएगा। तो इन तीनों को ही अच्छी जगह मोबिलाइज करना है और अपने गोल्स के हिसाब से चलना है कि आपको क्या क्या करना है आगे, क्योंकि इस स्टेज में आपके जो 2-3 गोल होते हैं जिनको आपने अचीव करने के लिए आपने पूरी मेहनत करनी पड़ती है। 3-4 जो गोल हो सकते हैं, प्राइमरी गोल इन mid-30s विल बी, एक आपने अगर घर अभी तक लिया नहीं होगा प्रोबेबली, तो आपने एक घर लेना है जो जहाँ पे आप फाइनली रिटायरमेंट के बाद रहने लगेंगे। तो एक हो गया हाउस। आपके बच्चे हुए होंगे अभी या होने वाले होंगे, प्लान कर रहे होंगे इन 30s, तो उन बच्चों की एजुकेशन एंड उनकी हायर एजुकेशन, उनके एजुकेशन के लिए आपने प्लान करना।
और आप जिंदगी भर तो उतनी एनर्जी और यंग रहेंगे नहीं कि नौकरी करते रहें। एक दिन आपने रिटायर होना पड़ेगा, तो आपके पास एक रिटायरमेंट के बाद भी वो लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए आपके पास पूंजी होनी चाहिए, जहां से आप जिसके बलबूते आप अपनी रिटायर्ड लाइफ आराम से जी सको। ये 3 गोल हो सकते हैं आपके। उन तीनों गोल्स की तरफ अपने इन तीनों बकेट्स की जो आपकी पूंजी है, दैट इज पास्ट जो ऑलरेडी अवेलेबल है, जो आज कर रहे हैं और जो आप फ्यूचर में करने वाले हैं, उनको उस तरफ मोबिलाइज करिए, एंड दैट इज द बेस्ट वे टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स। तो उसका स्टार्ट पॉइंट होगा कि जो अभी तक आपने गलतियां की हैं या जो नहीं किया है, कि अपनी अभी तक सेव करते रहे, उसको इन्वेस्ट नहीं किया, उसको मोबिलाइज करो और उसको ऐसे इंस्ट्रूमेंट में डालो जो आपके जो 2-3 मेजर गोल्स हैं उनकी तरफ वो ऑप्टिमाइज हो, वो करो। और जो आज आप बचा पा रहे हो उसको भी उस रास्ते में लगाओ एंड आगे बढ़ो। सो दैट इज द वे। सर, इसका मतलब कि पुराने इन्वेस्टमेंट भी कभी कभी वेल्थ क्रिएशन को रोक देते हैं। यस, देखो मैंने जैसे बताया कि आपने वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्फ्लेशन को बीट करना है। अगर आपने पहले कोई इन्वेस्टमेंट ऐसे किए हुए हैं, जैसे सेविंग आपने डाले हुए हैं या तो सेविंग अकाउंट में पड़े हैं, वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहा, और आपने सब ऑप्टिमल प्रोडक्ट्स लिए हुए हैं, जैसे यूलिप ले लेते हैं लोग, ऐसे यंगस्टर जो बैंक में जाते हैं, आप वो बैंक वाले आपको यूलिप पुश करते रहते हैं। एंडोमेंट पॉलिसीज ले लिए जो भी आपको जरूरत नहीं होती, तो या एफडी वगैरह में डाल दिया जहाँ पे आप 30% तक टैक्स पे कर रहे हो, तो वो आपको कहीं नहीं लेके जा रहे, वो आपको ड्रैग ही कर रहे हैं। सर बिल्कुल सही सर, ये सब चीजें तो कंसिडर करनी ही पड़ेगी अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो। लेट हो गए हो कोई बात नहीं, ट्रेन छोटी नहीं है, अभी भी आप शामिल हो सकते हैं, अभी भी आप मंजिल पे पहुंच सकते हैं। देखो सर, 30 से 35 एज के व्यूवर्स के लिए ऐसे कौन से स्टेप होंगे जिससे कि उनकी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी शुरू होगी? यस, बिल्कुल। आइए आपको सिंपल कुछ स्टेप्स बताते हैं जो आपने करने हैं और आप अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी पे आगे बढ़ सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो तो सर, आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं व्यूवर्स को कुछ कहना चाहती हूँ। अगर आपको हमारी वीडियोस के कंटेंट पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है। अब शुरू करते हैं, आगे जो सर स्टेप्स बताएंगे शुरू कीजिए सर। चलो स्टेप 1 से स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 है कि जो आज तक आपने किया है उसको कंसोलिडेट करो। आपकी जो भी यूलिप है, सेविंग्स हैं, एफडीज हैं, जो भी आपने किया हुआ है उसको एक इकट्ठे करिए, उसको एनालाइज करिए, उसमें से क्या क्या चीजें आपको इन्फ्लेशन बीट नहीं कर रही हैं, किस किस चीज में 7-8% से पोस्ट टैक्स रिटर्न्स आ रहे हैं, वो इसका मतलब अनफिट है। मतलब पिछले 5-10 साल से आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके एनुअल रिटर्न 7 या 8% से कम है, तो आपकी वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या रिटायरमेंट वाली जो आपके गोल्स हैं उसको ड्रैग कर रहे हैं, तो उनको आप ऑप्टिमाइज करिए, इनको चैनलाइज करिए। गोल अचीव नहीं कर पाएंगे, वो कभी अचीव नहीं कर पाएंगे, तो उनको आप रियलाइन करना पड़ेगा। स्टेप 2 है, इस स्टेज में आप अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करिए। कि हमारे पास वो काफी लोग इन्वेस्टर आते हैं, उनको पूछो किस एम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो उनको वही नहीं पता होता। तो अपने जो आपके मेन इंपॉर्टेंट लाइफ गोल्स हैं इस स्टेज में, उनको आप आइडेंटिफाई करिए। जैसे मैंने बताया कि उसमें हो सकता है कि आपने एक घर की जरूरत हो, कि आप रिटायरमेंट के बाद आपके पास घर नहीं है, तो आपने एक घर खरीदना पड़ सकता है, तो घर को आइडेंटिफाई करिए कि आज के दिन आप घर लेंगे तो कितने का होगा। मान लीजिए वो 1 करोड़ का होगा, तो 1 करोड़ का आज होगा, वो आज तो ले नहीं पाएंगे आप उसको लेंगे 20-30 साल के बाद, इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो उसमें इन्फ्लेशन अगर वो 8% से भी बढ़ता है, तो 9 साल में 72/8 = 9 ईयर्स में उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो 18 ईयर्स में वो 4 गुना हो जाएगी। अगर आप 25 साल के आसपास ले रहे हैं, तो तकरीबन 6 गुना के करीब आएगा। तो 1 करोड़ का नहीं करके 6 करोड़ की आपकी एक बकेट हो गई। दूसरा है एजुकेशन। आपके बच्चे अगर अभी बच्चे हुए 1 साल का है, तो वो 18 ईयर्स में आती है उनकी मेजर एजुकेशन, क्योंकि 12th तक तो इंसिडेंटल हो जाती है आपकी जो मंथली सेविंग में। 12th के बाद उसने इंजीनियरिंग करना है, बाहर जाना है या मेडिकल करना है, तो जैसे आज के दिन अगर आप यूएस में स्टडी कराते हो, तकरीबन 1 करोड़ का कॉर्पस चाहिए होता है। तो आज के दिन 1 करोड़ है, 18 साल बाद जाएगा, अगर वो 9-10% से भी बढ़ रहा है, तो तकरीबन 4-5 करोड़ का आपको कॉर्पस चाहिएगा। तो ये आपका दूसरा टारगेट हो गया। तो तीसरा है जो आपके डेली एक्सपेंसेस या आपकी लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस कितने हैं। मान लीजिए इस स्टेज में वो 50,000 पर मंथ है, तो 20 साल के बाद में अगर आप 55 में रिटायर हो रहे हो, तो 20 साल में वो तकरीबन 2.25 लाख रुपए पर मंथ हो जाएगा। अगर आप 30 साल के बाद हो गए, तो तकरीबन 4 लाख पर मंथ हो जाएगा। तो वो एक टारगेट है। तो उस
4 लाख पर मंथ के लिए आपको आफ्टर 30 इयर्स कितना पूंजी चाहिए वो आपने कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये 2-3 हैं जिनको आप ऑनलाइन कैलकुलेटर्स अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, उनको इस्तेमाल करके आप इनके लिए फाइंड आउट कर सकते हो कि आपको कितना कितना कॉर्पस ईच टारगेट के लिए चाहिए। ये स्टेप 2 है। सर ये गोल और फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने की कहाँ से मदद मिल सकती है? यस देखो, ये गोल्स और फ्यूचर वैल्यू, गोल्स को आइडेंटिफाई करना और फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है सभी के लिए। तो इसके लिए जैसे मैंने बताया कि एक ऑनलाइन अवेलेबल है, हमारी भी फिनविजन की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, लेकिन बेस्ट ये होगा क्योंकि वहाँ आपको थ्योरेटिकल आंसर मिल जाएंगे। बेस्ट होगा किसी अपने ट्रस्टेड एडवाइजर से कांटेक्ट करें, उसको अपनी पूरी लाइफ का जो आपके पास है अभी तक सेविंग्स या जो आपके प्लान्स हैं लाइफ के, वो आप डिस्कस करें। वो आपको पर्सनलाइज प्लान करके आपको बता सकते हैं कि कैसे कैसे गोल आइडेंटिफाई करने, कौन कौन से गोल्स आप अचीव कर सकते हैं जो करंट सेविंग या इन्वेस्टमेंट ये जो भी आप कर रहे हैं, और कौन से के लिए आपने क्या करना है। बेस्ट इज टू गो टू ए ट्रस्टेड फाइनेंशियल एडवाइजर, जिसके लिए आप हमें एट फिनविजन भी कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हम हजारों प्लस की पहले भी कर रहे हैं और आपको भी बिल्कुल मदद करेंगे। तो जहाँ पे आपको ट्रस्ट बन रहा है, जहाँ पे आपका भरोसा है, आप जाके दैट इज द बेस्ट वे। अदरवाइज ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ओके। पर ऑनलाइन आपको शायद, हालांकि वो पॉपुलर हैं, अवेलेबल हैं, बट आपको पर्सनलाइज सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल। ये 2 स्टेप करने के बाद तीसरा स्टेप है कि अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को सही एसेट्स में डालो। आप यंग हैं, अभी कमा रहे हैं और आगे इनकम बढ़ने की उम्मीद होती है 30-35 में, तो अभी तो स्टार्ट हुआ है। तो आप राइट मिक्स ऑफ एसेट्स ली। राइट मिक्स ऑफ एसेट्स आपके लिए क्या होगा कि आपका 60 to 70% इक्विटी की तरफ जाए, जो एग्रेसिव एसेट्स हैं उसमें जाए। तकरीबन 20% आप जाएं कि जो सेफर एसेट्स हैं, लेस वॉलेटाइल हैं, जैसे कि डेट फंड्स हुए, आपका पीएफ है, जो डीएसओपी है, बिल्कुल अपने 20% आपका उधर जाना चाहिए जो आपको वो स्टेबिलिटी देगा। और कम से कम 5 से 10% आपका होना चाहिए लिक्विड एसेट्स में, क्योंकि यहाँ से आगे जर्नी में कुछ भी इमरजेंसी हो गई या कहीं पे भी ब्रेकडाउन हो गया, जैसे गाड़ी का सडनली, तो वो तो आपको प्लान नहीं है, या घर में कोई ऐसी मेजर मेडिकल इमरजेंसी या घर में ऐसा कोई इंसिडेंट हो गया, तो उसके लिए तकरीबन आपसे 5-6 महीने का आपका जो है कॉर्पस अवेलेबल होना चाहिए इमरजेंसी के लिए। अगर आपकी टेम्परेरी जॉब है तो जॉब में भी कोई प्रॉब्लम आ गई, 5 से 10% आपका इमरजेंसी कॉर्पस होना चाहिए। तो दिस शुड बी दी थर्ड स्टेप। 60 to 70% इक्विटी, 20% इन स्टेबल एसेट्स एंड अप टू 10% इन इमरजेंसी बकेट। तो इस हिसाब से आप मोबिलाइज करें। चौथा स्टेप है कि जो भी आपकी मंथली सेविंग्स है, अपना एक बजट को एनालाइज करें, मंथली बजट चेक करें, और जितना भी आप सेव कर पा रहे हैं उस सेविंग को ऑटोमेट करें, उस सेविंग को इन्वेस्टमेंट की तरफ ऑटोमेट करें, जैसे कि जिसमें कि एक मंथली एसआईपी जो होती है, अगर आपकी 1 लाख की पर मंथ इनकम है और आप उसमें से 30-40 हज़ार बचा पा रहे हैं, तो 30-40 हज़ार आप ऑटोमेट कर दीजिए उसे। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि जब बैंक में आएगा जब बचेंगे, तो आप कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितना पैसा आता है तो तकरीबन हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है उसमें खर्च कर देते हैं। तो उसको ऑटोमेट करिए, बेस्ट है, आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा। 5वां स्टेप है कि आपने आज के दिन इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, उसको रिव्यू भी करना है। रिव्यू क्यों करना है? जरूरी है। बिल्कुल, रिव्यू करना मार्केट कंडीशन से, मार्केट कैसे इवॉल्व हो रही है, एक तो मार्केट के हो गया, दूसरा है आपके खुद के लाइफ में गोल्स चेंज हो सकते हैं, लाइफ में रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती हैं, तो उस हिसाब से उसको रीबैलेंस करिए, रीअलाइन करिए, और अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जर्नी जो है आपकी, तो टेंशन फ्री रिटायरमेंट की तरफ आगे बढ़िए। तो ये 5 स्टेप्स हैं, बड़े सिंपल हैं, कर सकते हैं। और आपको मदद चाहिए तो फिनिशन यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी टीम से कॉन्टेक्ट करिए, हम आपको मदद करेंगे। सर एनुअल रिव्यू तो ठीक है, पर बहुत से लोग ज़्यादातर ये नहीं जानते कि किस पर रिव्यू करते समय किस पर भरोसा करें, और उन्हें ये भी कंफ्यूजन रहती है कि बैंक मैनेजर हो या आरएम एडवाइज़र हो या इंश्योरेंस एजेंट हो या फैमिली या रिलेटिव्स कोई फ्रेंड हो, क्या ये लोग मदद कर सकते हैं वेल्थ क्रिएशन में? देखो, जब मार्केट या इन्वेस्टमेंट ठीक चल रहा होता है तो हर कोई एडवाइजर होता है, और यही हमारी कमी होती है कि हम इंडियंस का हमारा ना पेनी वाइज पाउंड फुलिश वाली कुछ चीज़ें कर लेते हैं कि वो किसी से भी सलाह ले लेते हैं।
वो ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आर्म फोर्सेस वालों की बात करूं तो वो बैंक मैनेजर और जो उनका रिलेशनशिप मैनेजर जो होता है, उनको ये भी नहीं पता, जो बैंक में जो रिलेशनशिप मैनेजर बैठे होते हैं वो एक्चुअली बैंक के पेरोल पे भी नहीं होते आधे, वो दूसरी एजेंसी के होते हैं, लेकिन वहाँ बैठे रहते हैं तो उनको बिजनेस मिलता रहता है। वो आपको सलाह करते हैं, आप उनको एक्सपर्ट मान लेते हो, ठीक है। और दूसरा है, कुछ लोग जो है अपने रिश्तेदारों पे विश्वास करके पैसे लगा देते हैं। अब वो पैसा रिश्तेदारों के या फ्रेंड्स के थ्रू आपने लगाया है तो बढ़ा नहीं तो बात अलग है, उसकी शिकायत भी नहीं कर पाते, बिल्कुल उसे फंस जाते ठीक है। तो उसकी शिकायत भी नहीं कर पाते, उसको कुछ नहीं कर पाते, तो फिर राम भरोसे चलता रहता है, जो मिलता है वो अच्छा लगता है। तो ये नहीं करना चाहिए, प्रोफेशनल के थ्रू जाएं, प्रोफेशनल आपको वैल्यू ऐड करेंगे और आपको बेस्ट एंड मोस्ट ऑप्टिमम चीज देंगे और आपको लीस्ट कॉस्ट पे मिलेगा। तो आप प्रोफेशनल्स पे जाइए, ट्रस्ट रखिए कि प्रोफेशनल्स आपकी मदद कर सकते हैं, दैट इज द बेस्ट वे। आप उसके पास जाइए जिसको सब कुछ जानकारी, जिसका दिन रात का काम ये है। कहने के लिए तो कोई भी आजकल कोर्स ग्रुप बने हुए हैं, उसमें कोर्स में रोज इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, ये स्टॉक खरीद लो, ये बेच लो, लेकिन जब वो सब लोगों के ITR बढ़ते हैं तो सब में देखा जाता है कि जो सलाह दे रहे थे उन्हीं का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन वो तो कोई बात नहीं बताता। इन्वेस्टमेंट में विश्वास रखिए, एसेट लोकेशन राइट करिए और राइट लोगों से कॉन्टेक्ट करिए, राइट एडवाइजर्स को चुनिए। दैट इज द वे टू अचीव योर फाइनेंशियल फ्रीडम एंड द कॉर्पस फॉर ऑल द गोल्स। और इसके लिए एंड स्पेशली फॉर द आर्म फोर्सेस फ्रेटर्निटी वी डू कंडक्ट मंथली वेबिनार ऑन द लास्ट संडे ऑफ ईच मंथ एट 11 o'clock। आप उसमें रजिस्टर करिए और जुड़िए, उसमें आपको पूरा रास्ता बताते हैं कि कैसे कैसे आपने करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, और जो गलतियां हो भी गई हैं उनको कैसे सुधारा जाता है, ये हम डिस्कस करते हैं। और उसमें आप अपने सवाल भी शेयर कर सकते हैं, वो पर्टिकुलर सवाल भी लेते हैं। तो डू रजिस्टर, नेक्स्ट वेबिनार 2 मंथ के लास्ट संडे को अब फिर से होगा। कनेक्टेड रहिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ेंगे, ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जुड़ेंगे तो आपको उसका इन्फॉर्मेशन भी मिलता है। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो के जरिए कि जो भी सर ने ये स्टेप्स बताए हैं, तो उससे आपको वेल्थ क्रिएशन में मदद मिलेगी। कैसे आप अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। यस, बिल्कुल। जो आपने इन्वेस्ट करना है अपने फ्यूचर गोल्स के हिसाब से करना है, गोल्स को आइडेंटिफाई करके गोल्स को क्वांटिफाई करके करना है, ना कि आज की कंफर्ट के हिसाब से। बिल्कुल समझ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो नीचे आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं और उसका आंसर हम जरूर करेंगे। टिल देन, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग।